क्लास 10 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार के 2023 में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और ये मटेरियल्स बहुत यूजफुल होगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए ही बनाए हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भूगोल की चैप्टर 1 है और चैप्टर 3, इन दोनों चैप्टर का मैंने मिला के बनाया है। जो हमेशा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, लगातार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है, पढ़ना है और आपको माइंड में सेट कर लेना है और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला चैप्टर है ना, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये क्या क्या है। इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, बशर्ते यही है कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि संसाधन कहते किसे हैं। बहुत सारे बच्चों को संसाधन ही पता नहीं होता है कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले संसाधन का अर्थ क्या है कि ये जो है ना, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी कि दोस्तों सिंपल फॉर्म में जानते हैं कि हमारे वे वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे मुझे मेरा मार्कर, ठीक है, ये मेरे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। मैंने पानी पिया, वो पानी भी मेरा है। ठीक है, उसके बाद मैं फोन चलाता हूँ, फोन भी क्या है, मेरे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो भी एक संसाधन है। यानी कि वे सारे वस्तुएं दोस्तों जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो संसाधन है। सिंपल लैंग्वेज में यही है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन के वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम लोग पढ़ते हैं कि संसाधन है कितने प्रकार के। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको कुछ बांटा गया, कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार में हम लोग पहला जो देखते हैं वो देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्या देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये जो क्वेश्चन बनता है ना, ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है, जैसे 2 मार्क्स के लिए, कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, एज इट इज आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, वहां पे एकदम हूबहू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव और अजैव होते हैं, बस यही तो लिखना था। इसके बाद होता है समाप्यता के आधार पर। इसका भी क्वेश्चन पूछता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछता है जैसे नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषित करें। अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषित करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो है स्वामित्व के आधार पर। संसाधन स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए, तो इसमें भी पूछा जाता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये सारे संसाधन जो है स्वामित्व के आधार पर है। इसके बाद आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संभावी, संभावी विकसित, भंडारण और संचित कोष। तो ये सारे जितने भी प्रकार है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्योंकि बार बार ऐसा ही पूछा जाता है। जैसे 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, जैसे उसमें ही पूछा गया है कि जेब अजेब के बारे में, तो ऐसे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, जेब और अजेब, वो कहते किसको हैं? क्योंकि कई बार होता है ना कि एग्जाम्पल देके पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जैव संसाधन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पे जैसे दिया है मनुष्य, प्राणी जात है। ठीक है, अगर ये 2 ऑप्शंस रहे, या वनस्पति जात है वो भी होता है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शंस होता है ना
वो कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि है कि नहीं। अब बताओ, जो पढ़ के गए हैं उसके लिए तो आसान है, वो इजी वे में जाएगा क्योंकि उसे ऑप्शन भी पता रहेगा। और जो कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन देख कर भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो जो जैव संसाधन होते हैं वो किससे होते हैं, वो जीव मंडल से होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जैव संसाधन होते हैं ना वो जीव मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिसमें जीवन भी पाया जाता है। तो एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं, मनुष्य है, प्राणी जात है, वनस्पति जात है, ठीक है, उसके बाद मत्स्य भी है। तो ये सारे जितने भी है ना, इसमें क्या होता है, जीवन होता है, और जिसमें जीवन होता है वो जैव संसाधन में आते हैं। दूसरा है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन यहाँ पे होगा, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब होता है दोस्तों वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, यानी कि मरे हुए चीजें से जो प्राप्त होते हैं। जैसे अजैव संसाधन में हमारे आते हैं चट्टान और धातुएं आते हैं। बताइए दोस्तों, चट्टान क्या है, जीवित है? नहीं है ना जीवित। चट्टान क्या है, मरे हुए हैं। धातुएं क्या है, मरी हुई है। ठीक है, तो ये सारे चीज है जितने भी है ये सारे अजैव संसाधन है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा ही पूछेगा कि एग्जाम्पल दे दिया या फिर चार आपको ऑप्शन देंगे जिसमें से कुछ जैव के शामिल होंगे और एक अजैव के होंगे। बस आपको जानना रहता है कि ये है क्या चीज। ठीक है, अब दोस्तों देखना है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर यानी कि जो खत्म हो जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, जो खत्म हो जाएगी, यानी कि जिसका उपयोग करेंगे वो खत्म हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी संसाधन है जो खत्म नहीं होता, बार बार बन रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका यूज कर रहे हैं तो वो खत्म भी हो रहा है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, यूज करते जाएंगे वो खत्म होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो समयप्यता के आधार पे आता है वो आता है नवीकरण संसाधन। ठीक है दोस्तों, नवीकरण संसाधन नाम से ही पता चल रहा है जो नया बन सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग नया बना सकते हैं। जैसे नवीकरण संसाधन में आता है आपका वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः बनाया जाता है। ठीक है, उसका पुनः उपयोग हो पाएगा, उसे नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, वायु, ऐसा है कि आपने सुबह उठ के सांस लिया वायु खत्म हो गई, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। आपने सांस लिया, फिर पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ ही रहे हैं, वो ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं जिससे हम लोग सांस भी ले पा रहे हैं। ऐसा अगर मान लीजिए, थोड़े से समय के लिए मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता, अगर सीमित ऑक्सीजन मिलता, जैसे हमने मोबाइल फोन में सीमित डाटा मिलता है ना कि एक दिन में आपको 1 GB ही मिलेगा, तो आप क्या करते हो, बहुत ध्यान से यूज करते हो कि मुझे 200 MB इसमें खर्च करने हैं, 300 MB खलास करने हैं, तो इस तरह से करते हो। अगर ऐसा मान लीजिए हमारे जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो भी ऐसा होता, तो फिर सभी को जीवन क्या एकदम बहुत अच्छे से गुजारते हैं, बहुत अच्छे से और प्लानिंग करके वो जीते कि कितना सांस लेना है कितना नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन किसको बोलेंगे, जिसका यूज तो करेंगे लेकिन वो बनेगा नहीं, पुनः बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, अनवीकरण संसाधन है, यानी कि इसको बनने में आज ही नहीं बना भाई। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि मैंने जमीन में गड्ढा खोदा कोयला निकल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोयला बनने में बहुत सालों लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा लंबे समय अंतराल में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि पेट्रोल ज्यादा यूज मत करो, कोयला ज्यादा यूज मत करो। अभी आप न्यूज में भी देख सकते हो ना, बहुत ज्यादा आप देख सकते हो कि वहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप नवीकरण संसाधनों का यूज कीजिए ताकि उसे फिर से बनाया जा सकता है। इसीलिए देखिए अभी कोल कोल की जितने भी काम में लगता है ना कोल, उसको घटाया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, उसके स्थान पे कोई भी नवीकरण चीजों का यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व का मतलब क्या है, जैसे आप बोलते हो ना ये मेरा फोन है तुमको नहीं देंगे, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा गाड़ी है, तो ये स्वामित्व मतलब क्या हुआ, उसमें आपका अधिकार है, आपका हित है। ठीक है, आप बोलते हो ना ये मेरा है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ना ये मार्कर मेरा है। ठीक है,
तो मेरा स्वामित्व है, मेरा अधिकार है। ठीक है, तो इसमें संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा गया है? इसमें जो संसाधनों को बांटा गया है ना, वो बांटा गया है व्यक्तिगत संसाधन। यानी व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे? जो आपका अपना है, खुद का है, किसी एक व्यक्ति का। जैसे मैं बोल सकता हूँ ये मार्कर मेरा है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा गाड़ी है, तो ये सब मेरा है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर हो गया। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। यानी कि सिंपल वे में, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप वहां पे देखोगे कि पानी की व्यवस्था में, ठीक है, जहाँ पे पानी आती है, नल में पानी आती है ना, आता है ना, आता ही होगा। हाँ, तो फिर वहां पे आप जाके देखिए कि वहां पे बहुत सारे गांव के सभी लोग पानी भरते हैं। क्या ऐसा कभी है कि गांव में किसी ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ हो और एक परिवार उस झगड़े में दोषी ठहराया गया तो उसको पानी नहीं भरने दिया जाता? वो भी भर सकता है, क्योंकि ये सामुदायिक है। ठीक है, पब्लिक पब्लिक के लिए है। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा लोगों का अधिकार होता है, वो सामुदायिक होता है। जिसमें इसका एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं नलकूप बोल सकते हैं, कुआं बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं शमशान घाट। शमशान घाट में भी सभी लोग अपने अपने मुर्दे जलाते हैं भाई, जलाते हैं ना, जलाता ही होगा। ठीक है, या फिर कब्रिस्तान भी होगा। जिसके धर्म में जो है वो सामुदायिक में ही आते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये काम होता है दफनाने का, जलाने का। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संसाधन पूछता भी है। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भौगोलिक सीमा मतलब क्या, बोलिए, बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होती है, एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर में मारोगे तो बॉल जैसे ही सीमा के बाहर जाएगा, अगर उड़ के गया तो छक्का, सिक्स। ठीक है, अगर नीचे से गया तो फोर। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा ना, विराट कोहली ने 166 रन बनाए, तो उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाई वो क्या था, एक सीमा रेखा के बाहर बॉल को भेजो, आपको रन मिलेंगे। तो उसी तरह से हमारे देश के भी भौगोलिक सीमा है। हमारे देश के जो भौगोलिक सीमा है ना, ये मान लीजिए भौगोलिक सीमा भारत है। ठीक है, अब ये जो भारत है ना, इस भारत के अंदर में कोई भी संसाधन पाए जाएंगे ना, तो हमारे देश क्या होगा? ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट भी बोल सकती है कि ये संसाधन मेरा है। मान लीजिए जैसे कोयला है, झारखंड में कोयला कहाँ पे मिलता है? धनबाद में, झरिया में। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये संसाधन हमारे देश का है। ठीक है, तो यानी कि भौगोलिक सीमाओं के अंदर में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और एक चीज, और एक चीज क्या है कि अगर कोई देश समुद्री सीमा रेखाओं के साथ साझा करता है, यानी कोई देश है जैसे भारत, भारत की साइड में क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है, हिंद महासागर। यानी कि भारत की असली सीमा किससे लगता है? समुद्र से लगता है। तो समुद्र से जिस भी देश की सीमा लगता है ना, तो वहां पे बोला जाता है कि उस देश के जो बेस लाइन होता है, ठीक है, बेस लाइन, उस बेस लाइन से कितना, 12 मील, 12 मील दूरी के अंदर में पाए जाने वाले संसाधन भी हमारे होंगे। यानी कि कल को बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके पास में कल को मान लीजिए कुछ निकल गया खनिज। ठीक है, मान लीजिए सोना का खान निकल गया रातों रात। ठीक है, हम लोग दावा कर सकते हैं ना कि ये सोना जो है इंडिया का है, किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये संसाधन क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पता है, ठीक है, क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी भी देश के लगभग 200 मील, कितना, 200 मील दूरी से परे मिलता है। ठीक है, आप 200 मील के बाहर में आपके पास कुछ भी मिला ना, किसी भी देश का, तो वो किसी का भी हो सकता है, बशर्ते यही है कि आप जिसने ढूंढा उसी का। ठीक है, सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जिसने ढूंढा 200 मील के बाद पाए जाने वाले संसाधन उसी देश का। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने ढूंढ लिया, जैसे आर्कटिक, आर्कटिक पता है, जो बर्फ से ढका हुआ है। आर्कटिक में रीजन में क्या है ना कि बहुत सारे देशों के जो अपने अपने स्टेशन खोले गए हैं जहाँ पे रिसर्च हो रहा है। कल दिन अगर वहाँ पे कोई भी संसाधन मिल जाए ना, तो वो जो ढूंढेगा उसी का हो जाएगा। ठीक है, हो सके उससे हमारे भविष्य में और ज्यादा मतलब चीजें आसान हो जाए। ठीक है, या फिर कोई ऐसा संसाधन मिल जाए जिससे हमें और ज्यादा डेवलपमेंट करने में मदद करे, तो ये तो भविष्य की बात है। लेकिन ये सब संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो वो जितना भी मैंने बताया ना वो सारे ऑब्जेक्टिव के लिए थे और सब्जेक्टिव के लिए भी थे, दोनों से आते हैं। अब हम लोग देखते हैं मृदा के प्रकार। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि हमारे भारत में बहुत सारे मृदाएं पाई जाती है और हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे यहाँ पे फसलें भी होती है ना, कृषि। इसके क्लास 10 का ही अगले चैप्टर में मतलब पढ़ेंगे, कृषि चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या फसल उगाया जाता है, क्या क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मृदा के प्रकार में भी पूछा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि काली मृदा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मृदाएं, इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से नंबर अचीव कर सको। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्लस सब्जेक्टिव में भी। देखिए सबसे पहले हमारे भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लेटराइट मृदा। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मृदा है ना वो है जलोढ़ मृदा, उसके बाद है काली मृदा, उसके बाद है लेटराइट मृदा। ठीक है, ये चार जो है ना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चार में क्वेश्चन आ भी चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन बैंक उठा के इन चारों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहला मेजर मेजर जिसको बोलेंगे यानी मुख्य मुख्य मृदा जो है भारत में पाई जाती है ना वो है हमारा जलोढ़ मृदा। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश होने के नाते यही है कि हमारे पास जलोढ़ मृदा है और उस जलोढ़ मृदा में हम लोग बहुत ज्यादा धान की खेती और गेहूं की खेती करते हैं। तो जलोढ़ मृदा में देखिए, जलोढ़ मृदा जो है ना भारत के लगभग 45% भागों में क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। और ये जो मिट्टी है ना मुख्य 3 नदियों के जो अवसाद है उसके द्वारा ही बना है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा बना है। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान इन्हीं 3 नदियों के द्वारा बना गया। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भारत का भौतिक भूगोल है उसी में आप पढ़ चुके हैं कि उत्तरी भारत का मैदान मेजर जो 3 रिवर्स है इन्हीं 3 नदी तंत्रों के द्वारा विकसित किया गया है। अब इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? जैसे ये मिट्टी रेतीला भी होता है, सिल्ट होता है, मृतिका पाई जाती है इसमें। ठीक है, एक अनुपात में होता है। तो देखिए इस मिट्टी की सबसे खासियत बात यह है कि इसकी 2 रूप है। पहला है जिसको हम लोग, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ना उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। ठीक है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसमें इस मिट्टी में जो है ना सबसे ज्यादा, इस मिट्टी में आप गन्ना की खेती कर सकते हो। इस मिट्टी में गन्ना की खेती होती है, चावल की, गेहूं की, बहुत सारे फसलों की होती है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर भारत की में पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे डेफिनेशन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है आसान में, जैसे कि बांगर और जलोढ़ मृदा में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। या फिर बांगर मृदा किसे कहते हैं और खादर मृदा किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। या फिर चावल को उपजाने वाली मिट्टी का नाम बताइए। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है काली मृदा, ये दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मृदा है। ठीक है, इसको और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है रेगर, या कहीं कहीं पे रेगुर मृदा भी लिखा हुआ रहता है, रेगुर मृदा। ठीक है, इसका नाम रेगुर भी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काली मृदा है वो काली क्यों होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति ज्यादा होता है, इसलिए ये मृदा काली होती है। ये बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने के कारण बना है। ठीक है, इसीलिए ये मृदा कहाँ पे पाई जाती है? डक्कन ट्रेप में। और डक्कन ट्रेप क्या है? एक बेसाल्टिक चट्टान वाला पठार है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बोलता होती है। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयुक्त फसल किसकी होती है? कपास की। ठीक है, कपास के लिए फेमस है भाई। ठीक है, वहां पे पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री
इसी सोइल, इसी मिट्टी के कारण वहां पे डेवलप हो पाया है, मुंबई का, गुजरात का। ठीक है, सोचिए कितना ज्यादा देन है इसका। ये सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में पाया जाता है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, काली मृदा, मृदा से भी आता है और जलोढ़ मृदा से भी आता है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल और कहीं कहीं पीली भी हो जाता है। ठीक है, मतलब लोहे के जो कण है ना, आयरन, वो मिक्स होता है, इसीलिए इसका जो सोइल है, मिट्टी है, वो लाल रंग से दिखता है। ठीक है, और इस मिट्टी की जो प्रकृति क्या है, अम्लीय है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी है वो लाल और पीली होती है। ठीक है, जलोढ़ नहीं लगा के आना है तो कटेगा नंबर। ठीक है, हमेशा ध्यान से जब भी आप लगाओ ना, ध्यान से लगाओ, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और इस मिट्टी में चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस मिट्टी में चूना, चूने का यूज करेंगे तो उर्वरता जो होती है ना वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जिससे फसल और आसानी से हो जाएगा। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है? बोलो बोलो। मेघालय में है भाई साहब, मेघालय। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मानसीनराम में, इन्हीं तीनों साथियों के कारण। गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना? हाँ, एकदम रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मिट्टी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ठंड में हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय किस मिट्टी में होता है? लेटराइट मृदा में ही होता है। ठंड के दिनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस मिट्टी में क्या होता है? लेटराइट मृदा। ये हमेशा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बताओ कि उच्च तापमान और सबसे ज्यादा मेजर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इसी पे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता, कहाँ है? पता है ना आप लोगों को कहाँ होता है? जल्दी बताओ, कहाँ पे होता है? पश्चिमी घाट में, और ये कार्बी एंगलोंग का पठार मेघालय के पास में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। कितना? 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, इतना ज्यादा वर्षा होता है। तो इन, देखिए, जो चाय और कॉफी की जो वृक्ष होती है, मतलब जो पौधा होता है ना, उसको मूसलाधार बारिश चाहिए क्योंकि उसकी पत्तियां स्ट्रॉन्ग उसी से होता है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं जहाँ पे लेटेराइट मृदा होती है और सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है। देखिए, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। निच्छालन का मतलब समझ रहे हो? निच्छालन मतलब उसको, ऊपरी जो मृदा होती है ना उसको क्या करता है? उठा के ले जाता है, जिसमें ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। यानी कि कनेक्शन ये है कि जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है वो मृदा क्या कहलाती है? लेटेराइट मृदा, क्योंकि उसमें निच्छालन होता है, ह्यूमस को पानी बहा कर ले जाता है, अपरदित करके ले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेराइट मृदा। ठीक है, क्योंकि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कल को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे कि निम्नलिखित में से किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिखेगा लेटेराइट मृदा, आंख बंद करके लगा के आना।